आजकल जो धारणाएं हैं समाज में, परिवार में लगातार कलेश होना, पति पत्नी के संबंध अच्छे ना होना, घर में धन की कमी आना और बचत ना हो पाना, और साथ ही एक और चीज की परिवार के किसी व्यक्ति का हमेशा बीमार रहना, क्या ये सब वास्तु दोष के कारण होता है? वास्तु दोष इसका एक कारण है, लेकिन केवल वास्तु दोष इसका कारण नहीं है। ये एक बारीक सी लाइन है इन दोनों के बीच में। तो अगर किसी के घर में वास्तु दोष होता है, तो दोष होने के कारण क्या जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो इजीली प्रवेश कर जाती हैं घर में? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तु दोष अगर हुआ तो उस घर की एनर्जीज तो डिस्टर्ब हुई, हाँ। तो सेम अट्रैक्ट सेम। तो नेगेटिव एनर्जीज अगर घर में हैं तो वो उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगी। जो भी हम चीज़ें सुनते हैं कि किसी घर में भूत दिखाई दे रहे हैं, हाँ। किसी में ऊपरी हवा वाली बातें चल रही हैं, तो वो सारा उसका रीज़न यही है कहीं ना कहीं। मतलब वास्तु डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हावी होती हैं। घर का जो मंदिर होता है, भगवान के विग्रह की साइज वास्तुशास्त्र के अनुसार सीमित दी गई है कि इससे ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में बताएं सर। 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए मूर्ति। घर के मंदिर हाँ, की। क्योंकि इससे बड़ी अगर करते हैं तो फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ती है। प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठित करके मूर्ति को फिर उसके जो रिचुअल्स आपको करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे, तो वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है गृहस्थ में। जी। तो गलत बनने से क्या असर पड़ा? टॉयलेट आपने गलत जगह बनाई, इसका नेगेटिव किस लिए है? उसके नीचे जो देवता हैं वहाँ, वो उस नेचर के नहीं है, टॉयलेट वाले नेचर। अच्छा। तो वो उसको सपोर्ट नहीं करते और वो उससे पीड़ित होते हैं। तो हम उन देवता का अगर वहाँ उपाय करते हैं तो उस दोष का शमन हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि वास्तु दोष दूसरी चीज़ों के बजाय 2-3 चीज़ें हैं। हाँ। जिनसे सबसे ज़्यादा फैलता है। एक तो आपके घर में स्क्रैचेस, दीवारों पे दरारें नहीं होनी चाहिए। दरारें जो होती हैं उनसे सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं देव। गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, चाहे जैसा भी है। तो एक बार को क्लीन होगा तो आधा काम हो गया हमारा नेचर का। स्टेगनेशन जिसको अपन बोलते हैं कि एक चीज़ अपन रख दी एक जगह पे, फ्रिज आपने रख दिया 6 महीने एक जगह रखा है, अब उसके नीचे की आप अगर ज़मीन देखेंगे तो वो बिल्कुल डेड हो जाता है एक तरह से। तो उनका स्थान 2-3 महीने में बदल के ना भी रखें तो एक बार हटा के और वहाँ साफ करके फिर रखें। अपनी प्रॉपर्टी को प्यार करना, मतलब हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमें पता है कि हमारे वास्तु दोष हैं या नेगेटिव एनर्जीज हैं ये, क्योंकि आजकल हर कोई ज्ञानी है। आपके 10 जानकार हैं, उनमें से 2 लोग तो ऐसे मिलेंगे जो आपको टिप्स दे के जाएंगे। जी। तो वो टिप्स देते हैं कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, तो आप अपनी हर परेशानी के लिए उसी को जिम्मेदार मानने लग जाते हैं। आपके छींक भी आ रही है, आप बोलेंगे मेरा मकान खराब है इसलिए छींक आ रही। तो ये मेंटलिटी दूर करने के लिए अपने घर से प्रेम करना। इसके मेथड्स हैं 2-3। जैसे आप अपने घर की एक बाहर से एक पिक्चर खींच के पिक्चर क्लिक करके पिक्चर अपने घर के अंदर लगा सकते हैं और उसको आते जाते देखें, क्योंकि वैसे तो कोई अपने घर को बाहर से देखता नहीं है। हाँ। सीधे गाड़ी पार्क करी, अंदर घुसे हो, सो गए। उसको देख के उस पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें। इसके अलावा घर का एक बर्थडे सेलिब्रेट करें, कि हम सारे मेंबर्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लेकिन घर को भूल जाते हैं, जो कि एक मेंबर ही है हमारे घर का। बिल्कुल। तो घर का बर्थडे सेलिब्रेट करें, या उसकी कोई भी डेट आप फिक्स कर लें। हर साल उसी डेट पे उसको डेकोरेट करके घर को अच्छे से, जी। कि आपको पता है कि आपके वास्तु दोष है लेकिन अभी आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप कुछ कर सके। जी। तो आप वास्तु देवता के नाम से एक श्रद्धा के साथ एक संकल्प कर लें कि मैं जानता हूँ कि ये गड़बड़ है मेरे घर में, लेकिन अभी मेरी क्षमता नहीं है इसको ठीक करने की। मुझे इस क्षमता में आप लेके आए हैं कि मैं इसको ठीक करा सकूं। पूरे भाव से अगर आप ये करते हैं तो ये बड़ा अच्छा काम करता है, और सारे वास्तु दोष इससे एक बार को तो दरकिनार हो जाते हैं और आपकी लाइफ पटरी पे आने लग जाती है। लेकिन फिर उसको संकल्प पूरा करना भी ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ पूजा बिष्ट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। वास्तुशास्त्र का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यदि घर वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बनाया जाए तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य घर में पॉजिटिविटी लाना है, लेकिन साथ ही ये भी माना जाता है कि यदि घर वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं बनाया गया तो व्यक्ति के घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे उसके जीवन में कई समस्याएं आती है। तो क्या है वास्तु, कैसे उत्पन्न होता है वास्तु दोष, और वास्तु दोष के कारण व्यक्ति को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही बिना तोड़फोड़ किए कैसे वास्तु दोष के उपाय किए जा सकते हैं,
कौन सी चीज वास्तु के हिसाब से घर में होना आवश्यक है और कौन सी चीज घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये हमें बताएंगे हमारे आज के गेस्ट श्री नरेंद्र शर्मा जी, जो कि एक वास्तु स्पेशलिस्ट है। यही नहीं, लगातार परिवार में कलेश होना, पति पत्नी के संबंध अच्छे ना होना, घर में हमेशा धन की कमी रहना, बचत न होना और परिवार के किसी सदस्य का हमेशा बीमार रहना, क्या ये सब वास्तु दोष के कारण होता है? क्या वास्तु दोष के कारण घर में नेगेटिव एनर्जी इजीली प्रवेश कर सकती है? चलिए जानते हैं हमारे आज के गेस्ट से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं नरेंद्र शर्मा और मैं एज ए वास्तु कंसल्टेंट पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ जी। और इसके साथ में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों के प्रिंसिपल्स को मिला के एक क्यूमुलेटिव अप्रोच के साथ में क्लाइंट्स को रिजल्ट्स देना, ये इस तरह से काम करते हैं। ओके सर, जैसे कि हमें पता है कि आज का हमारा पॉडकास्ट जो है वो वास्तु पर है, वास्तु दोष पर है। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तु आखिर होता क्या है? वास्तु देखिए, हम मोटे शब्दों में अगर देखें तो जो लैंड आप एक्वायर करते हैं, जिस लैंड को आप अपना बोलते हैं, जिस प्रॉपर्टी को आप अपना बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी का आपके साथ रिलेशन जो है, उस रिलेशन की स्टडी वास्तु है। 5 एलिमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में या डायरेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में सब चीज़ों को मिला के बिल्डिंग और उसके ऑक्यूपेंट्स और नेचर, इन तीनों के रिलेशन को स्टडी करना और इन तीनों का एक दूसरे पर जो असर पड़ता है उसको स्टडी करना, ये वास्तु है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि वास्तु कब से चला आ रहा है, अर्थात वास्तु का हमारे शास्त्रों में वर्णन है और इसकी शुरुआत कब से हुई? वास्तु के अगर अपन उद्भव की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो इसको 10,000 साल करीब पुराना मानते हैं। जो भृगु, अत्रि और अगस्त्य जैसे ऋषि जो हुए हैं, हमारे एंशियंट जी। सेजेस जो हुए हैं, हाँ। उन लोगों ने इसको शुरू किया और वेदों में भी इसका जिक्र है। ओके। अथर्ववेद में एक स्थापत्य वेद नाम का एक उपवेद अभी मिलता है, जो पूरा वास्तु पे बेस्ड है और जिसमें वास्तु के प्रिंसिपल्स को बताया गया है। इसके अलावा बहुत सारे राइटर्स हुए हैं। मय दानव जो थे रावण का, जिनको रावण के ससुर जो थे, मंदोदरी के पिता, जी। वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। इसके अलावा जो इसको वास्तु को शुरू करने वाले जो देवता, जिनको बोलते हैं विश्वकर्मा, जिन्होंने अमरावती, इंद्र की राजधानी की, जिन्होंने रचना की। ओके। इसके अलावा द्वारका जिनसे कृष्ण भगवान ने बनवाई, तो विश्वकर्मा जो प्रणेता माने जाते हैं वास्तु के। हाँ। तो इसके अलावा बहुत सारे राजा भोज हुए हैं, सम्रांगण सूत्रधार उनका बड़ा फेमस ग्रंथ है जो वास्तु पे बेस्ड, राजा भोज का। तो सर मेरा सवाल ये है कि वास्तु किस प्रकार से वर्क करता है, मतलब किस एनर्जी पे वर्क करता है? वास्तु के अगर कंपोनेंट्स की बात करें अपन, जिनकी स्टडी आज की तारीख में की जाती है, तो वास्तु के 5 कंपोनेंट्स मेन हैं। इनमें है मेन तो दिशा, जो 8 दिशाएं जो हमारी हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इनके कॉर्नर्स जो हैं, हाँ जी। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट, मतलब वायव्य कोण। तो दिशा एक। दूसरा है तत्व, एलिमेंट्स जो हैं हमारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो हैं। तीसरा है ग्रह, जो 9 ग्रह हैं। तो हर दिशा एक ग्रह के साथ एसोसिएटेड है, हर दिशा का एक ग्रह अलग से है। जैसे ईस्ट से हम शुरू करें तो ईस्ट में जो ग्रह आते हैं, सूर्य ग्रह को गवर्न करते हैं ईस्ट को। साउथ ईस्ट को वीनस, शुक्र गवर्न करते हैं। इधर साउथ में आ जाएं तो मंगल उसको गवर्न करते हैं। इधर साउथ वेस्ट में आ जाएं तो राहु उसको गवर्न करते हैं। वेस्ट में आ जाएं तो शनि उसको गवर्न करते हैं। नॉर्थ वेस्ट में आ जाएं तो चंद्रमा गवर्न करते हैं, और नॉर्थ में आ जाएं तो बुध उसको गवर्न करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट को गुरु ग्रह गवर्न करते हैं। तो इन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस दिशा से जुड़ी हुई है। उस दिशा में, उस दिशा की जो एनर्जीज हैं वो इन ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक्स से मेल खाती हैं। तो ग्रह इस तरह से इफेक्ट डालते हैं। ये बड़ा मतलब रिसर्च का सब्जेक्ट है, लेकिन मोटा मोटा हम देखें तो ग्रहों से इस तरह से ये जुड़ी हुई हैं सारी दिशाएं। आपने ग्रह की बात की सर, और ज्यादातर जो हमने देखा, पढ़ा और सुना है उसमें कहा गया है कि दिशाओं का वास्तु में बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन दिशा के साथ साथ ग्रहों का भी इतना ही महत्व है वास्तु में? बिल्कुल। मैंने बताया ना कि हर दिशा के साथ में एक ग्रह गवर्न उससे जुड़ा हुआ है जी। तो वो उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हो जाते हैं,
और वो मिलजुल के ही अपना प्रभाव उसके ऑक्यूपेंट्स पे डालते हैं। इसके बाद तीसरी चीज आती है तत्व, एलिमेंट्स हमारे, जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो नॉर्थ का आधा हिस्सा और ईस्ट का आधा हिस्सा ये जल तत्व में आता है, वाटर एलिमेंट ये है। इसके बाद ईस्ट का आधा हिस्सा और साउथ का आधा हिस्सा ये मिलके बनाते हैं फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। इधर साउथ का आधा हिस्सा और वेस्ट का आधा हिस्सा ये मिलके बनते हैं पृथ्वी तत्व। और वेस्ट का आधा हिस्सा और नॉर्थ का आधा हिस्सा इस तरफ वाला वो मिलके बनते हैं वायु तत्व। और बीच वाला जो स्पेस है वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तत्व इस तरह से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आती है देवता। तो जिस तरह से हर दिशा के साथ में एक ग्रह जुड़ा हुआ है, उसी तरह हर दिशा के साथ में एक देवता भी अलग से जुड़े हुए हैं। हर दिशा के एक अलग देवता होते हैं? अलग देवता है। जैसे ईस्ट के देवता हैं इंद्र, इधर साउथ ईस्ट के देवता हैं अग्नि, वेस्ट साउथ के देवता हैं यम, साउथ वेस्ट के देवता हैं राहु, इधर वेस्ट के देवता हैं वरुण, नॉर्थ वेस्ट के देवता हैं चंद्रमा, नॉर्थ के देवता हैं कुबेर और नॉर्थ ईस्ट के देवता हैं शिव जी, शिव। तो इन देवताओं के कैरेक्टरिस्टिक्स भी फिर इससे जुड़ जाते हैं दिशा से। तो इस तरह से ये जो स्टडी हो गई है दिशा के जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बाद ग्रह के जो सिग्निफिकेंस है और उनके बाद देवता। तो इन तीनों का मिला जुला असर जो है वो कंपोनेंट्स पे आना है, उसके ऑक्यूपेंट्स पे आना है। और इन तीनों का जो असर है उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। इन तीनों की अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी हो गई, इन तीनों से आने वाली एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो गई। इसके अलावा पांचवा कंपोनेंट है एनर्जी। तो एनर्जी एक तो इस तरह से काम करती है। तो एनर्जी की स्ट्रीम्स बताई गई हैं वास्तु में। एक तो नॉर्थ से स्ट्रीम चलती है जो साउथ तक आती है, एक ईस्ट से चलती है जो वेस्ट तक जाती है, और एक नॉर्थ ईस्ट से चलती है जो साउथ वेस्ट तक जाती है। तो मतलब नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो पार्ट है वहां से एनर्जी स्ट्रीम चलती हैं और सदर्न और वेस्टर्न पार्ट तक जाती हैं। इस तरह से वास्तु काम कर रहा है। इन सब की मिलीजुली स्टडी है वास्तु, और इनका असर फिर इन सब चीजों का किस तरह से वहाँ प्रॉपर्टी पे इनका प्रोपोर्शंस किस तरह से काम कर रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाता है कि उसके ऑक्यूपेंट्स को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस तरह से उनका नेचर, उनका लाइफ का हर एस्पेक्ट जो है वो इससे प्रभावित होता है। ओके, ये तो हमने जाना सर वास्तु के बारे में। वास्तु दोष कैसे उत्पन्न होता है, इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी सर कि आजकल जो धारणाएं हैं समाज में कि परिवार में लगातार कलेश होना, पति पत्नी के संबंध अच्छे ना होना, घर में धन की कमी आना और बचत ना हो पाना, और साथ ही एक और चीज की परिवार के किसी व्यक्ति का हमेशा बीमार रहना, क्या ये सब वास्तु दोष के कारण होता है? वास्तु दोष इसका एक कारण है, लेकिन केवल वास्तु दोष इसका कारण नहीं है। ये एक बारीक सी लाइन है इन दोनों के बीच में। क्योंकि सर देखिए ये आजकल ये चीजें बहुत सुनने को मिल रही है और हम देख भी रहे हैं, तो यही मेरा सवाल है कि क्या इसका कारण सिर्फ वास्तु दोष है? देखिए सारी जो अकल्ट साइंसेज हैं, सबका पर्पस क्या है? आपकी लाइफ को अच्छा बनाना। लेकिन मैं अगर केवल वास्तु जानता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग केवल वास्तु उसका रीजन है। मैं अगर केवल एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग केवल एस्ट्रोलॉजी उसका रीजन है। लेकिन मैंने अपने 10 साल के करियर में जो देखा है और मेरे गुरुओं से जो सीखा है, जो समझा है आज तक, उसका निचोड़ ये है कि 3 चीजें हैं, 3 पिलर्स हैं जो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी चीज के लिए। अगर आप बीमार पड़े उसके लिए भी 3 चीजें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं उसके लिए भी ये 3 चीजें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको जो भी मिल रहा है या जो भी नहीं मिल रहा उसके लिए ये तीनों चीजें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें पहला है आपकी डेस्टिनी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनी मतलब आपको ये चीज अलॉट हो चुकी, अब आपको बीमारी अलॉट हो चुकी तो आप बीमार पड़ेंगे। अब बीमार किस लेवल के पड़ेंगे तो वो दूसरी चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहली है डेस्टिनी। दूसरा है आपके एफर्ट्स, कि ईश्वर ने हमको डेस्टिनी तो दी है अपने पिछले जन्मों के हिसाब से, या जो भी इसके पीछे जो भी लॉजिक्स हैं, डेस्टिनी हमें मिली है, लेकिन उसके साथ में हमें हमारी फ्री विल भी मिली है। मतलब हम भी अपने अकॉर्डिंग कुछ सोच के और अपना भी कुछ कर सकते हैं। तो अपने एफर्ट्स जो हैं वो डेस्टिनी के बराबर ही काम करते हैं। और तीसरी चीज है हमारी सराउंडिंग्स, या हमारी एनर्जी, या हमारा वास्तु, दूसरे शब्दों में बोलें तो।
तो ये ओके। तीनों चीजें जब अलाइन होती हैं, तीनों चीजें जब एक साथ काम करती हैं, तब जाके कुछ मैनिफेस्ट होता है। ओ। तो किसी एक कोई एक हम बोलें कि वास्तु किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसा नहीं। ओके। हम मैं आपको दूसरे शब्दों में बोलूं कि आपको डेस्टिनी जो है वो आपका जीपीएस है। मतलब डेस्टिनी ये है कि आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली का मैप आपके पास है, ये डेस्टिनी है आपकी। जी। वास्तु जो है वो आपका व्हीकल है कि आप वहाँ ओके। किस तरह से पहुंचेंगे। आप साइकिल चलाते हुए पहुंचेंगे, आप पैदल पहुंचेंगे, या आप ओ। मर्सिडीज में बैठ के पहुंचेंगे। तो वास्तु आपका व्हीकल है। ओके। और एफर्ट्स जो है वो आपकी ड्राइविंग स्किल्स हैं कि आपके पास व्हीकल भी अच्छा है, जी। मैप भी आपके पास है, लेकिन आपको चलाना ही नहीं आता गाड़ी, तो आप रास्ते में भी कहीं उसको ठोक सकते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलके काम करती हैं, तभी कुछ मैनिफेस्ट होता है। ओके। अब सर वास्तु दोष उत्पन्न कैसे होता है एक व्यक्ति के जीवन में, वो बताइए। वास्तु दोष मतलब जो 5 कंपोनेंट्स की हमने बात करी अभी, हाँ। तो उनमें से किसी कंपोनेंट में अगर कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है हाँ। किसी भी रीजन से, जी। तो वो वास्तु दोष है। ओके। अब हम पूरा घर जो हमारा है, पूरी प्रॉपर्टी है, घर की बात नहीं करूंगा मैं, हर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो उस प्रॉपर्टी में आप नॉर्थ वेस्ट से लेके और साउथ ईस्ट तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हम्म। 2 ट्राइंगल्स बन गए, हम्म। एक नॉर्दर्न वाला, एक सदर्न वाला। हम्म। तो नॉर्दर्न वाला जो ट्राइंगल है वो सोर्स डायरेक्शन है। ओके। मतलब वो एनर्जी लेने का काम करता है, तो मतलब वहां से होके एनर्जी आती है हमारे प्रॉपर्टी में। ओके। और नीचे वाला जो सदर्न और वेस्टर्न पार्ट है, वो सिंक डायरेक्शन है। मतलब वो एब्जॉर्ब करता है, उसको छोड़ देनी नहीं है एनर्जी, उसको लेनी है केवल। अब आपको अपने घर में किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, वास्तु में बताया गया है कि आपको रहने के लिए सदर्न और वेस्टर्न बेस्ट है। क्यों बताया? क्योंकि आप वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, और अच्छी एनर्जी अगर ऊपर से आ रही है तो उसको वो आपको मिलेगी, तो उसका असर आपकी लाइफ में दिखेगा। अगर आप नॉर्थ में जाके रहने लगेंगे, जी। तो आप तो एनर्जी के बीच में रुक गए, अब एनर्जी पूरी आप कंज्यूम कर नहीं पाएंगे। जी। इसलिए बताया कि सिंक डायरेक्शंस में इसीलिए रहने की व्यवस्था, शयन बेडरूम्स चाहे देख लें हम, लिविंग रूम्स देख लें, सबकी व्यवस्था इधर सिंक डायरेक्शन में करी। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आप तक पहुंच सके पूरी, और वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो सके। तो जब आपने, जैसे किचन है आपका, हम्म। किचन फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जी। किचन दूसरे शब्दों में आपके घर का अन्न, मतलब आपका भोजन का एक सोर्स जो है, सबसे बड़ा किचन, किचन से बिल्कुल। ही आता है सब हाँ कुछ। जी। हाँ जी। किचन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके घर का। हाँ जी। अब किचन की व्यवस्था कहाँ करी? अग्नि तत्व अगर हम देखें, हाँ। तो वो साउथ ईस्ट में सबसे प्रॉपरली है। ओके। तो साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व में अग्नि का काम होना चाहिए। किचन की जो फंक्शनैलिटी है वो फायर वाली है, जी। कि फायर वहाँ दिन दिन में कम से कम 4 घंटे जलेगी, बिल्कुल। 5 घंटे जलेगी। हाँ। इसीलिए उसको साउथ ईस्ट में प्लेस्ड किया गया है। लेकिन ओके। अगर हम उसको उठा के और नॉर्थ ईस्ट में डाल देंगे, हाँ। जो कि पानी का जोन है, हाँ। जो कोल्ड रहना चाहिए, जो शीतल रहना चाहिए, हाँ। जहाँ के देवता जो हैं, शिव जी देवता हैं, इसके अलावा गुरु वहाँ के ग्रह हैं, इसके अलावा जो एलिमेंट देखें तो वो वाटर है। तो मतलब पूरा ओवरऑल अगर देखें तो वो वाटर वाला, शीतल वाला जोन है। तो शीतल में जाके हम पानी का वो अग्नि को डाल देंगे, हम्म। तो वो शीतलता को उसकी नष्ट कर देगा। हाँ। तो ये वास्तु दोष है। ओके, तो मान लीजिए सर कि किचन जिस दिशा में बनना चाहिए उस दिशा में नहीं बना है हाँ और उसकी एकदम अपोजिट दिशा में बना है, हाँ। तो व्यक्ति के जीवन में क्या परेशानियां आती हैं कि इससे? मतलब अग्नि का जो रोल है, हाँ। व्यक्ति के जीवन में अग्नि का जो रोल है, हाँ। वो अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है उससे। हाँ। अग्नि का मेन रोल है एक तो एनर्जी, हाँ। एक है फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। अग्नि वाला जो कौन है, जी। वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। ओके। इसमें वीनस का स्थान है। वीनस को लग्जरी से जोड़ते हैं बिल्कुल। कि इंसान के जीवन में जितनी भी लग्जरीज आती हैं वो सब वीनस के थ्रू आती हैं। हम्म। इसके अलावा अग्नि है ही, और उसको लक्ष्मी का स्थान भी मानते हैं। ओ। तो अगर वहां अग्नि नहीं है, किचन की हम बात नहीं कर रहे, अगर वहां अग्नि साउथ ईस्ट में प्रेजेंट नहीं है, हाँ। तो फिर इन चीजों में कमी आएगी। अच्छा। अगर बिल्कुल अपोजिट चीजें यहाँ पे, पानी की व्यवस्था हो गई, यहाँ टॉयलेट बन गया, जी। तो वो डेस्ट्रॉइंग उसमें वे में चला जाएगा। ओ। मतलब अग्नि वाले जो एक्सीडेंट्स हुए, अग्नि की दुर्घटनाएं हुई, करंट लगना हुआ, ये चीजें आएंगी। ओ। तो अग्नि का बैलेंस रहना बड़ा जरूरी है। अग्नि अगर इम्बैलेंस होती है तो हाँ। उस वो लाइफ में दिखाई देती है उसकी। ओ, ये तो अपने हमने सर किचन की बात करी,
लेकिन अगर बात करते हैं वॉशरूम की, अगर वो भी अपने से अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तब क्या दिक्कतें आती हैं सर? अपोजिट डायरेक्शन देखिए किसी चीज का कुछ है नहीं। ओके। और वास्तु जो है, प्लेसमेंट की हम बात करें, इन हाँ। जो किचन हुआ, चाहे बेडरूम हुआ, चाहे टॉयलेट्स हुए, हाँ। इनकी प्लेसमेंट्स की बहुत कम बात करी गई है। अगर हम लिटरेचर की बात करें ना हाँ वास्तु जी, की, हाँ जी। तो मतलब मुश्किल से 5 से 10% जो हिस्सा है उनका, उसमें केवल बात करी गई है प्लेसमेंट की। ओके। इसके अलावा 90 to 95% जो पार्ट है उसका, हाँ जी। वो तो और ही दूसरी बातें हैं उसमें। एनर्जी की बातें हैं, देवताओं की बातें हैं, ओके। भवन निर्माण की बातें हैं, किस तरह से होना चाहिए। और वास्तु दोष जो है वो मेन, मतलब आपका तत्व जिसकी जहाँ प्लेसमेंट होनी चाहिए, जी। वहां वो प्लेस्ड है या नहीं। आपका दिशा का जो करेक्टर है, हाँ। वो फॉलो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, ओके। इन पे ज्यादा डिपेंड करता है। बाकी आपकी घर की एनर्जीज कैसी हैं, उस ओके। पे ज्यादा डिपेंड करता है। सर, वास्तु दोष की जो हमने बात करी, आपने कहा कि इसमें एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी के घर में वास्तु दोष होता है, तो दोष होने के कारण क्या जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो इजीली प्रवेश कर जाती हैं घर में? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तु दोष अगर हुआ तो उस घर की एनर्जीज तो डिस्टर्ब हुई। हाँ। तो सेम अट्रैक्ट सेम। तो नेगेटिव एनर्जीज अगर घर में हैं तो वो उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगी। ओह। तो जो भी हम चीजें सुनते हैं कि किसी घर में भूत दिखाई दे रहे हैं, हाँ। किसी में और ऊपरी हवा वाली बातें चल रही हैं, तो वो जी। सारा उसका रीजन यही है कहीं ना कहीं। मतलब वास्तु डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, हाँ। उन्हीं के वजह से ये चीजें ज्यादा हावी होती हैं। ओह। जिन घर जो वास्तु बेसिक रूल्स जहाँ फॉलो होते हैं, बेसिक जहाँ ठीक है, वहाँ ये चीजें बड़ा कम देखने को मिलेंगी। और अच्छा। जहाँ डिस्टरबेंस है वहाँ ये चीजें हावी होंगी। वैसे तो सर घर अपने आप में पवित्र स्थान होता है, लेकिन घर की सबसे पॉजिटिव जगह को देखें तो मंदिर। हम्म, अब हमने ऐसा भी सुना है सर कि घर का जो मंदिर होता है, भगवान के विग्रह की साइज वास्तुशास्त्र के अनुसार एक सीमित दी गई है कि इससे ज्यादा बड़ी हम्म। मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में बताएं सर। 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए मूर्ति। घर के मंदिर हाँ, की। क्योंकि इससे बड़ी अगर करते हैं तो फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ती है। प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठित करके मूर्ति को, फिर उसके जो रिचुअल्स आपको करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे, हम्म। तो वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है गृहस्थ में। जी। तो मूर्ति जो है 9 इंच तक की होनी चाहिए केवल, ओके। और कम से कम होनी चाहिए। ओके। ऐसा नहीं कि आपने शिव जी भी रख लिए, राम जी भी रख लिए, विष्णु जी भी रख लिए। जितना कम होंगे उतना कंसंट्रेशन अच्छा होगा। ये लॉजिकली इसको देखें तो ऐसे देख सकते हैं ओके। कि कनेक्ट उतना अच्छा होगा आपका। जी। आप एक झलक हनुमान जी पे डालेंगे, एक झलक विष्णु जी पे डालेंगे, वो कंसंट्रेशन वाली बात। लाइट कलर्स का यूज होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट बताया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ठंडी जगह है। दूसरा, सबसे पायस माना जाता है नॉर्थ ईस्ट को। ओके। तो स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वाली चीज़ें सब नॉर्थ ईस्ट में करना एडवाइस किया गया किया है। जाता है सर। घर में दीवारों के रंगों का कलर भी वास्तु में बहुत महत्व रखता है। बहुत रखता है, क्योंकि हर हर एलिमेंट का कलर अलग है। तो आपने जैसे फायर एलिमेंट की हम बात करें, हाँ। तो फायर एलिमेंट का कलर है रेड। जी। अब वाटर एलिमेंट का कलर है ब्लू। ब्लू। हाँ। अब अगर रेड में अगर ब्लू को हम डालेंगे, तो एक तरह से वो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाली बात हो गई। हाँ और जी। कलर क्योंकि विजिबल सबसे जल्दी होता है, और सबसे वाइब्रेंट जो कलर्स होते हैं वो उनका ज्यादा बड़ा असर होता है। असर होता तो है। कलर्स को एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, इस हिसाब से अगर मैनेज करके चलें तो अच्छा है। इसके अलावा एक इसका है कि वाइट कलर अगर मैक्सिमम यूज करें और वाइब्रेंट कलर्स को अवॉइड करें तो ओके। ठीक रहता ज्यादातर व्हाइट कलर का यूज है। हाँ, करना चाहिए। सर, वास्तु में हमने ये सुना है कि सबसे इम्पोर्टेंट घर की एंट्री होती है, तो घर की एंट्री किस प्रकार से होनी चाहिए? घर की एंट्री के लिए जो शास्त्रों में जो प्रोसीजर बताया गया है जी। कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है, कोई भी प्लॉट जो है, या हाँ। फ्लैट की भी बात करें तो भी, उसमें 45 डेटीज उसके अंदर निवास करते हैं। जो ओके। अभी हमने कंपोनेंट्स में डेटीज की बात करी वो अलग है। हाँ। उनके ओ। अलावा वास्तु पुरुष मंडल के जो 45 डेटीज हैं, ओ। तो उनमें से उसमें 3 कॉरिडोर्स बनाए गए हैं एक तरह से। ओके। इमेजिनरी कॉरिडोर्स हैं। जो बाहर वाली पेरिफेरी है, हाँ। पिशाच वीथी उसको बोलते हैं,
उसमें 32 देवता उसमें निवास करते हैं। ओके। मतलब बाहर की एक बेल्ट बोल सकते हैं अपन, 2-2 3-3 फीट चौड़ी, जी। जिसमें 32 देवता निवास करते हैं। अब वो हर देवता का जो लोकेशन है और हर देवता को जितना प्लेस मिला हुआ है वो उस प्लॉट के साइज पे और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। हर डायरेक्शन में कुछ देवताओं को बताया गया है कि उनके पद में एंट्रेंस होनी चाहिए। तो अच्छा। नॉर्थ में जो है सोम, मुख्य और भल्लाट, ये 3 देवता मेन है। इन ओ, देवताओं के पद में एंट्रेंस होनी चाहिए। इसके अलावा ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में और जयंत, इन दोनों के पद में एंट्री होनी चाहिए। ओके। साउथ की बात करें तो साउथ में गृहत, केवल एक ही देवता को सबसे बेस्ट माना जाता है, गृहत, वहां पे एंट्री आप रख सकते हैं। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में वरुण और पुष्पदंत, ये 2 देवता हैं जिनके पद में एंट्री हो सकती है। ओके। तो मेजरली तो ये प्रोसीजर है। इसके अलावा मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो एंट्री का यहाँ प्रावधान दिया, तो इनकी एनर्जी हमारे घर के अंदर एंटर होनी चाहिए। ऋषियों का ओके। ये मानना था। जी। तो अगर यहाँ एंट्री पॉसिबल ना हो तो यहाँ विंडोज भी रखी जा सकती हैं। अगर अच्छा। आपको, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट नॉर्म्स भी बड़े कि इस तरफ गेट रखना है या उस तरफ गेट रखना है, तो उससे बड़ा प्रभावित होती है एंट्री रखना जो है। ओ। तो अगर यहाँ एंट्री ना रख पाए तो यहाँ विंडोज रखी जा सकती हैं, रोशनदान रखे जा सकते हैं। तो इस तरह से मैनेज किया जा सकता अब सर मान लीजिए किसी के घर में वास्तु दोष है, है। उसका घर बहुत पुराना है और वास्तु के अनुसार नहीं बनाया गया है और अभी वो उतनी व्यवस्था नहीं है कि घर को फिर से पुनः तोड़-फोड़ करके बनाया जाए। तो क्या कुछ ऐसे उपाय वो कर सकते हैं बिना तोड़-फोड़ किए कि वो वास्तु दोष को दूर किया जा सके? उपाय बहुत सारे हैं। जैसे हम चाहे अभी कलर्स की आप बात कर रहे थे, हाँ। तो कलर्स को मैनेज करके कर सकते हैं काफी सारी चीजें, कि एलिमेंटल बैलेंस जो इसको बोलते हैं, जी। तो उसको ठीक किया जा सकता है थोड़ा सा। ओके। उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जी। क्योंकि फर्म करेक्शंस जो हैं उन वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं वास्तु में। ओके। किचन अगर गलत जगह है, हाँ। वो तोड़ के और दूसरी सही जगह बने, ये बेस्ट उपाय है। टॉयलेट अगर गलत जगह पे है, तो वो वहां से तोड़ के और दूसरी जगह सही जगह पे बने, ये बेस्ट उपाय है। लेकिन आप ये कर नहीं सकते, हाँ। तो एलिमेंटल बैलेंस आप कलर्स के थ्रू कर सकते हैं। या फिर जो हम शास्त्र वाले वास्तु, वैदिक वास्तु की बात करें, हुँ। तो देवताओं की जो प्लेसमेंट है, तो गलत बनने से क्या असर पड़ा? टॉयलेट आपने गलत जगह बनाई, हुँ। इसका नेगेटिव किस लिए है? क्योंकि वहां जो देवता है, हुँ। जी। जहाँ उसके नीचे जो देवता है वहां, वो उस नेचर के नहीं है, टॉयलेट वाले नेचर के। तो अच्छा। वो उसको सपोर्ट नहीं करते और वो उससे पीड़ित होते हैं। तो हम उन देवता का अगर वहाँ उपाय करते हैं, हुँ। तो उस दोष का शमन हो जाता है। इसके ओके। अलावा ग्रहों वाले उपाय किए जा सकते हैं, ग्रहों के स्टोन्स लगाते हैं। घर में भी? हाँ, ओह! तो इसके अलावा एक जो वैदिक वास्तु में सबसे प्रोमिनेंट जो उपाय बताया गया है, जी। एक कलश स्थापना बताई है, कि जिसमें 25-26 तरह की चीजें होती हैं, हुँ। औषधियां होती हैं, वचकूट, नागरमोथा, जटामासी, हल्दी, ये इस तरह की 6-7 औषधियां होती हैं। जी। 7-8 इसमें मिनरल्स होते हैं, ओके। खनिज जो होते हैं। जी। इसके अलावा पारा हुआ, सोना हुआ, जी। तो इन चीजों को मिला के 5 कलश होते हैं, उन 5 कलशों में इनको स्थापित करके और भवन में स्थापित किया जाता है। उसकी डेंसिटी के हिसाब से, कि प्रॉब्लम्स ओके। कितनी है, तो या तो ब्रह्म स्थान में उसको स्थापित करें, या मर्म स्थान जो हम बोलते हैं, मर्म स्थानों पे भी उसको स्थापित करें, या मेन डोर पे भी उसको स्थापित कर सकते हैं। ओके। उसके वैदिक वास्तु में जो प्रोमिनेंट जो उपाय बताया वो ये है। ओके। सर वास्तु के अकॉर्डिंग कौन-सी ऐसी चीज़ें जिनका घर में होना आवश्यक है? कि ये चीज़ें तो आपके घर में होनी ही चाहिए जो घर में पॉजिटिविटी को लाए। तो ऐसी कोई चीज़ें जो व्यक्ति को अपने घर में रखनी ही चाहिए? वास्तु दोष तो देखिए आजकल मतलब हर जगह कहीं ना कुछ तो होते मिलेंगे हैं। ही। हाँ। अपन कितना भी दावा करें कि परफेक्ट है वास्तु वाइज, हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ। तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स को ऐड करना बड़ा जरूरी है। घर के अंदर इंडोर प्लांट्स कई सारे हैं हाँ। जो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। तो उनको अगर प्लेस करें, जैसे एरिका पाम हुआ या स्नेक प्लांट हुआ, हाँ। बेम्बू जो प्लांट्स आता है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। इनसे बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, एयर प्यूरिफाई होता है, और हाँ। वास्तु कुल मिला के सब नेचर से रिलेटेड है। हाँ जी। तो नेचर अगर क्लीन होगा तो वास्तु क्लीन होगा। तो ये प्लांट्स को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखना है या नहीं कहीं पे ऐसा, भी रख सकते हाँ हैं घर में? कहीं भी रख सकते
और सर और कौन सी चीजें रख सकते हैं? इसमें थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं, जो हैवी वाले प्लांट्स हैं हाँ। वो सदर्न वाले पार्ट में आए, ओके। जो लाइट छोटे वाले गमले हैं जी। वो नॉर्थ नॉर्थ में भी आ सकते हैं। ओके। तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। कलर्स में देख सकते हैं, कलर्स भी फिर एलिमेंट्स के हिसाब से इनका कर सकते हैं। जो जो पोर्ट ब्राउन कलर का है उसको साउथ की तरफ रख दे, जो पोर्ट ब्लू कलर का है उनको नॉर्थ की तरफ रखें। ओके। तो ये थोड़ा सा मैनेज करके अगर रखें। जी, मैंने सुना था सर कि वास्तु दोष होता है तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं घर में। ये इसको हाँ, रखना चाहिए या क्या? रखना ठीक है, मतलब पर हेल्पफुल होता है वास्तु दोष के लिए ये? वास्तु दोष के लिए पर्टिकुलरली हेल्पफुल होगा या नहीं होगा ये रिसर्च का विषय है, लेकिन ओके। हनुमान जी हैं तो अच्छी बात है। भगवान है रखना जी। लेकिन उस उनको तस्वीर। रख के और फिर उनकी पूजा भी नियमित होनी चाहिए। ये अच्छा। अगर फोटो टांग दी आपने तो फोटो तो चल जाती है, लेकिन आपने मूर्ति अगर प्रॉपर रखी है और पूरा बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो कॉन्शियसली उनके साथ जुड़े। ओके। केवल रखने से कुछ नहीं होगा। रखने से, अगर सिंबल है भगवान, किसी भी भगवान का सिंबल है जी। तो वो हम ही से, अगर उससे हम कनेक्ट करेंगे तभी वो हम पे कृपा करेंगे ना। जी। तो हम जी। रख के अगर भूल जाएं तो काम नहीं करेंगे। काम बिल्कुल। रखेंगे और फिर उनसे कॉन्शियसली जुड़ेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। और सर ऐसी कौन सी चीज है जो घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जो नेगेटिव फल देंगी आपको? नेगेटिव वास्तु का जो, मैं ये मानता हूँ कि वास्तु दोष दूसरी चीजों के बजाय दो तीन चीजें हैं हाँ। जिनसे सबसे ज्यादा फैलता है। एक तो आपके घर में स्क्रैचेस, दीवारों पे दरारें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। दरारें जो होती हैं उनसे सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं देवता। जो ओके। देवता हमने बात करी अभी, तो एक तो दरारें होनी नहीं चाहिए। जी। दूसरा, गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, चाहे बिल्कुल। जैसा भी है। तो एक बार को क्लीन होगा तो आधा काम हो गया हमारा नेचर का। जी। दूसरा, स्टोरेज, जो स्टेगनेशन जिसको अपन बोलते हैं, कि जी। एक जी। चीज अपन रख दी एक जगह पे, फ्रिज आपने रख दिया हम्म। 6 महीने एक जगह रखा है, अब उसके नीचे की आप अगर जमीन देखेंगे तो वो बिल्कुल डेड डेड। हो जाता है एक तरह से। हाँ। तो उनका स्थान 2-3 महीने में बदल के ना भी रखें तो एक बार हटा के और वहां साफ करके फिर रख दिया हाँ, जाए। ऐसा कहते हैं कि हर एक हाँ, महीने में घर की जितनी भी हाँ, चीजें डिक्लटर करें, हाँ। साफ सफाई करें तो तो आधी चीजें वैसे ही हाँ, ठीक हो जाती हैं। डीक्लटरिंग और डिस्टेग्नेशन, ये दोनों ही चीजें बड़ी जरूरी है। ओके। ये टाइम टू टाइम होनी चाहिए। और वास्तु के हिसाब से ये तो आपने कुछ रेमेडी हमें बता दी। अब सर मैं एज अ दर्शक, हमारे मन में ऐसे कई सवाल रहते हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं, तो आप उसके बारे में बताइएगा कि क्या अ, वास्तु दोष है तो इंसान मानसिक तनाव से भी गुजरता है? हाँ, वास्तु दोष का असर मतलब बॉडी और माइंड दोनों पे पड़ता है बराबर। वास्तु दोष क्या है? एनर्जी का इम्बैलेंस है। हाँ, तो तो वो एनर्जी माइंड को इम्बैलेंस करेगी, इफेक्ट होगा तो ही जो होगा। ऑक्यूपेंट्स हैं उन पे असर आएगा। ओके। लेकिन 10 लोग उसमें रह रहे हैं तो जिसकी कुंडली ज्यादा वीक है उस पे ज्यादा असर आएगा, जिसकी कुंडली थोड़ी मजबूत है उस पे बाद में असर आएगा। आजकल कहा जाता है सर कि फिश एक्वेरियम भी रखा जाता है, क्या ये सही है? ये वास्तु की ही एक रेमेडी है? वास्तु की रेमेडी नहीं है, रखें तो कोई बहुत बड़ी बुराई भी नहीं है, ओके। लेकिन सही जगह पे रखें। और उसके साथ में उसका बेनिफिट हम दूसरे तरीके से उठा सकते हैं। जैसे नॉर्थ को वाटर के लिए ठीक माना जाता है, हम्म। तो नॉर्थ में आप रखें, लेकिन पूरा ब्लॉक ब्लॉक नहीं होना चाहिए वो पानी। अच्छा। तो उसमें ऊपर की तरफ उसको ओपन रखा जा सकता है अगर पॉसिबल हो। ओके। इसके अलावा उसके अंदर कुछ नॉर्थ से जुड़ी हुई चीजें जैसे पल्स हुए, पल्स अगर डाल दें उसमें, ओ। या सिल्वर के टुकड़े 2-4 डाल दें, हाँ। तो उससे वो पानी भी एनर्जाइज हो जाएगा और उससे जो होके एनर्जी हमारे घर में आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी काफी हद तक। नेचुरल लाइट अगर नॉर्थ से वाटर से होके आएगी, मल्टीपल हो जाते हैं उसके बेनिफिट्स जो है। ओ, मेरा अगला सवाल यही था सर कि जितनी रोशनी एक घर में आती है सर, उतनी उतना हर घर का भी अपना एक ऑरा होता है ना, हाँ, तो जितनी रोशनी आएगी उतनी पॉजिटिविटी हाँ, रहेगी। लेकिन रोशनी सही जगह से आनी चाहिए। ओके। ईस्ट और नॉर्थ, इन ईस्ट दोनों नॉर्थ। तरफ से एनर्जी, हम जो बात कर रहे थे कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, अब एनर्जी का फॉर्म क्या है, किस तरह से आएगी एनर्जी? दिखाई तो देगी नहीं हमें। हाँ तो जी। एनर्जी या तो लाइट के माध्यम से आ सकती है, उसको एनर्जी बोलेंगे, या एयर वेंटिलेशन आपका किस तरफ है। तो इन दोनों तरह से एनर्जी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से ज्यादा आनी चाहिए। मतलब ओके। जो ओपनिंग्स हैं वेंटिलेशन के लिए वो और लाइट के लिए, ये दोनों नॉर्थ और ईस्ट में ज्यादा होनी चाहिए, तो उनका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। घर इस तरीके से बना नहीं होना चाहिए ना कि उसमें अंधेरा हाँ, जैसा फील हो। अगर
सनलाइट प्रॉपर आती है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, जी। तो आधा काम तो वास्तु का हो जाता है। एक और सवाल सर, जो मैंने कहीं देखा है अभी रिसेंटली, क्या बेड पे बैठ के खाना खाने से हमें वास्तु दोष लगता है? वास्तु दोष तो नहीं बोल नहीं सकते, पर दोष लगता है, मतलब बेड जो है जिसपे आपको सोना है, सुना है, हाँ। या अन्न को हमारे जो समझ शास्त्रों में हाँ, देवता माना गया है एक तरह बिल्कुल, से, बिल्कुल सर, जी। तो हम जहाँ सोते हैं जी, तो उस पे रख के भोजन करना ठीक तो नहीं है। ठीक तो नहीं। बाकी वास्तु दोष से इसका ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। ओके सर। तो ये तो हमने घर के वास्तु की बात की। हाँ आपने बताया था जब हमारी बात हुई कि आप ऑफिस, वर्क प्लेस, शॉप्स, रेस्टोरेंट उन सब का भी वास्तु हाँ करते हैं। तो सर अगर ऑफिस, शॉप मान लीजिए कोई भी वर्क प्लेस है, वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है या वास्तु के अकॉर्डिंग, पहले हम ये बात करते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो वो क्या बेनिफिट देता है हमें? ऑफिस से क्या बेनिफिट्स चाहिए आपको? तरक्की मिलेगी हाँ हमारे बिज़नेस में। हाँ, ओके, और अगर जो जी, स्टाफ है, स्टाफ में हार्मनी रहेगी, स्टाफ रुकेगा वहां पे, छोड़ छोड़ के भागेगा नहीं बार बार। ये ओह! सारी चीजें जो भी बेनिफिट्स आपको चाहिए किसी भी प्रोफेशन में, वो सब मिलेंगे उससे। अच्छा, और ऑफिस का जो वास्तु है उसमें अगर दोष उत्पन्न होता है सर, हम्म, तो हमारी तरक्की में बाधा आती है एक व्यक्ति की तरक्की में अगर उसके ऑफिस में वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है? हाँ, वास्तु दोष किस लेवल का है हाँ, और किस तरह का है उस पे डिपेंड करता है। जैसे नॉर्थ वाले दोष हैं जी, तो फाइनेंशियल स्ट्रीम्स को कमजोर कर देंगे, जी, आपका पैसा बाजार में फंस जाएगा या लॉसेज होना शुरू हो जाएंगे। साउथ वाले जो वास्तु दोष हैं हाँ, उनसे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ईस्ट ओह! वाले दोष से मार्केट में रेपो खराब हो जाएगी। इससे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना कम हो जाएगा अगर आपको अच्छा, जरूरत पड़ती है तो। वेस्ट वाले और नॉर्थ वेस्ट वालों से सोशल कनेक्शंस कम हो जाएंगे। तो वास्तु दोष किस जगह पे है उस पे डिपेंड करता है कि क्या दिक्कत आएगी। और ऑफिस के वास्तु के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं सर? ऑफिस के वास्तु के लिए एक तो कलर्स वाला तो है ही, जी, इसके अलावा फ्लोरिंग का जो लेवल है जी, वो बड़ा मैटर करता है। मतलब फ्लोरिंग का लेवल अपने आप में सबसे बड़ी रेमेडी मैं मानता हूँ कि साउथ और वेस्ट वाली जो फ्लोरिंग है जी, वो अगर नॉर्थ और ईस्ट वाली से अगर ऊपर रहे जी, तो वो काफी कुछ बैलेंस कर देता है। तो ओह! ऑफिसेज में इसको यूज किया जा सकता है, साउथ और वेस्ट वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊंचा उठा के। इसके अलावा आयादी वास्तु होता है एक, जिसमें ओके। टेबल का मेजरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसको रेक्टिफाई करके वो भी रेमेडी की तरह काम कर सकते हैं। सर वास्तु को लेकर अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दीजिए। बेडरूम के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? बेडरूम के लिए सबसे पहली बात है कि आपका बेड हेड हमेशा साउथ में होना चाहिए। सोते टाइम आपका सिर साउथ में होना चाहिए, पैर नॉर्थ में होने चाहिए। नॉर्थ में सिर बिल्कुल अवॉइड करें, स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। दूसरा, बेड के स्टोरेज में लेदर, प्लास्टिक आइटम्स और मेटल्स, ये जी, तीन चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, और तीसरा, कि जो एक फैमिली पिक्चर या नेचर की पिक्चर जो बेड हेड पे पीछे लगाने की एक चलता है आजकल, आजकल क्या हमेशा से चलता है, जी, तो पीछे के बजाय सामने हो तो बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका देखने को मिलता है। कि सोते उठते ही आपको सामने वो दिखाई दे तो उसका बड़ा अच्छा सबकॉन्शियस माइंड पे सिग्नल्स अच्छे जाते हैं। तो ये तीन चीजें अगर ध्यान रखें तो बड़ा अच्छा हो सकता है। किचन के लिए सर? किचन में आपका किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए, हाँ, आइडियल तो वही है। जी, इसके बावजूद भी कहीं भी है तो वेंटिलेशन एक प्रॉपर होना चाहिए किचन में। जी, दूसरा, किचन और जो गैस स्टोव और सिंक जो है पानी का, उसके बीच में कम से कम 2 से 3 फीट का गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं है तो उसके बीच में कोई पार्टीशन लगा के वो कर ओके, उसको अलग रखना चाहिए मतलब। जी, और तीसरा कि जूठे बर्तन आपके रात को सिंक में नहीं होने नहीं चाहिए होनी बिल्कुल। चाहिए। वॉशरूम के लिए क्या टिप्स है सर? वॉशरूम में वही वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। जी, दूसरा, अगर वो गलत जगह पे है, हुँ, गलत सही जगह पे भी है तो भी एक समुद्री नमक जो आता है, साबुत वाला नमक आता है, उसको एक बाउल में भर के वहाँ रख सकते हैं। वो एनर्जी को क्लींस करने का काम करता है। वो सर काँच के बोतल में रख सकते कांच हैं, के बोल बाउल में? में, बाउल, ओपन ओके, ओपन प्लास्टिक में नहीं नहीं, रखना है ना? प्लास्टिक में नहीं, कांच के बाउल में भर के रखना है। और वो 15 दिन में येलोइश हो जाता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करके नया वाला चेंज कर देना। ऐसा अगर 3-4 महीने भी रेगुलर करें तो भी बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसके। पूजा घर के लिए क्या टिप्स है सर? पूजा घर में आइडियल्स की जो मूर्तियां हैं वो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, अपनी बात हुई अभी। जी, 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 इसके अलावा प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि मेटल, ब्रास की हो या सिल्वर की हो तो बहुत अच्छी बात है। जी, इसके अलावा ब्रास या ब्रोंज की भी चल सकती है, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए।
एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी नहीं होनी चाहिए, गिनती की होनी चाहिए जी। जिन पे आप कंसंट्रेट कर सकें। और क्लटर नहीं होना चाहिए पूजा रूम में, बिल्कुल ओके। साफ सुथरा और क्लटर फ्री होना चाहिए। सर ये तो आपने कुछ टिप्स दे दी हम्म, हमें बेडरूम, वॉशरूम और किचन से रिलेटेड। अब एक ऐसा पर्सन जो कोई भी रेमेडीज नहीं कर सकता सर, मान लीजिए कुछ परेशानियां हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन कारण वो ये सब नहीं कर सकते, वो पर्सन क्या करे? ऐसी स्थिति में कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जी। तो दो तीन चीजें हैं हम्म। जो की जा सकती हैं। सबसे पहला है कि अपनी प्रॉपर्टी को प्यार करना। मतलब हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमें पता है कि हमारे वास्तु दोष हैं जी। या नेगेटिव एनर्जीज हैं, क्योंकि आजकल हर कोई ज्ञानी है। आपके 10 जानकार हैं, उनमें से 2 लोग तो ऐसे मिलेंगे जो आपको टिप्स दे के जाएंगे। जी। तो वो टिप्स देते हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, तो आप अपनी हर परेशानी के लिए उसी को जिम्मेदार मानने लग जाते हैं। आपके छींक भी आ रही है, आप बोलेंगे मेरा मकान खराब है इसलिए छींक आ रही। तो ये मेंटलिटी दूर करने के लिए अपने घर से प्रेम करना। इसके मेथड्स हैं 2-3। जी। जैसे आप अपने घर की एक बाहर से एक पिक्चर खींच के, पिक्चर पिक्चर क्लिक करके पिक्चर अपने घर के अंदर लगा सकते हैं और उसको आते जाते देखें, क्योंकि ओ। वैसे तो कोई अपने घर को बाहर से देखता नहीं है। हाँ। सीधे गाड़ी पार्क करी, अंदर घुसे और सो गए। तो उसको देख के उस पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें। इसके अलावा घर का एक बर्थडे सेलिब्रेट करें। ओ। ये बड़ा अलग सा आइडिया है, पर ये बड़ा अच्छा काम करता है कि हम सारे मेंबर्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लेकिन घर को भूल जाते हैं, जो कि एक मेंबर ही है हमारे घर का। बिल्कुल। तो घर का बर्थडे सेलिब्रेट करें, या कोई भी उसकी कोई भी डेट आप फिक्स कर लें। हम्म। हर साल उसी डेट पे उसको डेकोरेट करके घर को अच्छे से। ये 2 चीजें हुई। इसके अलावा एक दिशा प्रणामी का प्रोसीजर हमारे मिलता है, जी। जिसमें सारी दिशाओं में जो हमने बात करी ग्रहों की या देवताओं की, जी। तो उनको आप प्रणाम करें बारी बारी से। तो उसका शॉर्ट प्रोसीजर भी है, लॉन्ग प्रोसीजर भी है कि आप हर देवताओं को अलग अलग उनके मंत्रों से प्रणाम कर सकते हैं, या केवल ब्रह्म स्थान में अपने सेंटर में खड़े होके केवल एक बार में ही सबको प्रणाम कर सकते हैं। अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग जितना अवेलेबल है आपके पास, जी। उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी चीज है संकल्प करना, कि आपको पता है कि आपके वास्तु दोष है, लेकिन अभी आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप कुछ कर सके। जी। तो आप वास्तु देवता के नाम से एक श्रद्धा के साथ एक संकल्प कर लें कि मैं जानता हूं कि ये गड़बड़ है मेरे घर में, जी। लेकिन अभी मेरी क्षमता नहीं है इसको ठीक करने की। मुझे इस क्षमता में आप लेके आए कि मैं इसको ठीक करा सकूं। जी। पूरे भाव से अगर आप ये करते हैं तो ये बड़ा अच्छा काम करता है, और सारे वास्तु दोष इससे एक बार को तो दरकिनार हो जाते हैं और आपकी लाइफ पटरी पे आने लग जाती है। लेकिन फिर उसको संकल्प पूरा करना भी ना भूलें, और खुद बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। आपका बजट जितना सा है, क्योंकि 1100 रुपए में भी वास्तु ठीक करने वाले पंडित जी आपको मिल जाएंगे, तो वो आपसे तो बेटर जानते हैं कम से कम। जी। जी बिल्कुल। हो सकता है कि पूरी फुलफिल वो ना कर पाए, लेकिन वो आपसे बेटर जानते हैं, और एक ऑथेंटिक पर्सन एक मिल जाता है तो काफी जिम्मेदारी फिर उसकी हो जाती है, हम थोड़ा सेफ साइड में हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो ये संकल्प का प्रोसीजर है। इन सब का एक पीडीएफ बना के और मैं डाल दूंगा आपको, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप ओ ऑडियंस को वाह, मिल हमारे सकता है। ऑडियंस के हाँ। लिए सर, उनके लिए फिर बहुत इजी हो जाएगा सर। ये तो हो गई वास्तु की बातें हम्म। आपने बताया। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है सर, हमारे दर्शक देखेंगे, हम आपकी डिटेल्स मेंशन कर देंगे। अब आपने बताया सर कि आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, तो सर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है? क्या ये भी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो सेम है। ओके। वही प्लैनेट्स, वही राशियां, वही नक्षत्र, उन्हीं पे काम होता है, लेकिन कैलकुलेशन का जो मेथड है वो थोड़ा अलग है। इसमें भी कुंडली देखते हैं सर? इसमें भी कुंडली देखते हैं, लेकिन कुंडली का जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ा अलग ढंग से होता है। उससे क्या होता है कि प्रिडिक्शन का प्रिसाइज हो जाती है प्रिडिक्शन, मतलब टू द पॉइंट बात कर सकते हैं उससे हम। वैदिक वास्तु अपने आप में बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, जी। लेकिन उसमें कंफ्यूजन्स बहुत है। कंफ्यूजन्स क्योंकि उसका बड़ा ब्रॉड बहुत डीप एरिया। स्टडी है हाँ। और ब्रॉड एरिया, तो ट्रू। उसको शॉर्ट भी नहीं बोल सकते, लेकिन उसको प्रिसाइज करके। ओके। तो जैसे वैदिक वास्तु राशियों और ग्रहों पे डिपेंड, उनके बेस पे उन पे प्रिडिक्शन दी जाती है। ऐसे जी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में राशि, हम्म। नक्षत्र और सबलोड। ओके। सब राशि का माइनर पार्ट हो गया नक्षत्र, हम्म। नक्षत्र में भी सबलोड, उनके बेस पे प्रिडिक्शन दी जाती है, जिससे वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है, ज्यादा टू द पॉइंट हो जाती है। क्या तो कुंडली मिलान के लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल साबित होती है? कुंडली मिलान
का मतलब है कि दोनों कंपैटिबल एक दूसरे के लिए है हैं कि या नहीं? नहीं। हाँ तो जो हमारे वैदिक वास्तु में जो मेथड है जी। वो आज की तारीख में ज्यादा कुछ रिलीवेंट है नहीं, क्योंकि जिनके 35 गुण मिल जाते हैं उनके भी डाइवोर्स हो जाते हैं, जिनके 36 गुण मिल जाते हैं वो भी दूसरे दिन ही लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। हाँ जी। इसके बजाय हम इसमें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम अलग माध्यम से मतलब दोनों की कुंडलियों में ये देखते हैं कि ये कितना, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, हाँ ये प्रोफेशन में क्या करने वाला है, ये क्या करने वाला है, इसका मतलब हॉबीज किस तरह की हैं, जी। इंटरेस्ट किस तरह के हैं, इसके किस तरह के हैं। तो उन सबको मिला के प्रैक्टिकली जो मैचिंग करी जाती है ना, जी। तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे देखने को मिले हैं मुझे। और इसकी प्रिडिक्शंस की बात करी तो इसमें भी रेमेडीज दी जाती है और नाड़ी रेमेडीज देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक जीपीएस है केवल, ओके। कि आपको आपका कच्चा चिट्ठा मिल गया एक तरह से कि जी आपके पास ये सामान है। जी। अब रेमेडीज जो है, जो ऑथेंटिक रेमेडीज हैं वो ही काम करती हैं केवल। ओके और सर। वास्तु जो है वो वास्तु एक रेमेडी है। तो मैं जो इसमें काम करता हूँ कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो जीपीएस हो गया, जी। उसके बेस पे वास्तु की रेमेडीज करके और बड़े अच्छे रिजल्ट उससे निकलते हैं। ओह! क्यों? साथ में दोनों हाँ, की। अच्छा, और ये रिजल्ट कितने समय में मिलते हैं सर हमें? रिजल्ट अगर सब कुछ अच्छा है, कुंडली अगर सपोर्ट कर रही है, हाँ। क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या लोगों को हल्की वाली रेमेडीज चाहिए, कि एक कोई भी मूर्ति उठा के यहाँ रख दी, जी। या ये पर्दा टांग दिया, कोई फोटो लगा दी, इस तरह की रेमेडीज में टाइम लगता है। लेकिन जो प्रॉपर जो फर्म करेक्शन वाली रेमेडीज है वो तुरंत असर जल्दी दिखाती है, ओके। तोड़-फोड़ वाली, लेकिन वो सबके लिए पॉसिबल होता नहीं है। पॉसिबल नहीं। तो जी। वैदिक वाली जो रेमेडीज हैं उनके मत 2 से 3 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं, कोई लंबा टाइम नहीं लगता। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए, आपको आपने भी। इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें और हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत हाँ, धन्यवाद। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी है वास्तु दोष, तो आप नरेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। और आगे भी ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।